वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर 2 जो है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मतलब भौतिक स्वरूप में आते हैं जैसे पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, पठार हो गए या मैदानी क्षेत्र हो गए, ये सब आते हैं भौतिक स्वरूप में। तो आज हम जानेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। भारत में बहुत सारी विविधताएं होती हैं क्योंकि भारत, आप देखते हैं कहीं आप अपने क्षेत्र से थोड़ा आगे जाइए तो आपको वहाँ की जो नेचुरल चीज़ें होंगी उनमें चेंजेस लगेगा। जैसे आप नॉर्मली भी आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो राजस्थान है वहाँ पर क्या है, डेजर्ट है, वहाँ पर मरुस्थल है। वैसे ही जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो उत्तरी एरिया है, वहाँ नदियाँ हैं, वो कैसा है, वो मैदानी क्षेत्र है। इस तरह से भारत का जो स्वरूप है वो अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर आपको पठार भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, नदियाँ भी मिलेंगी और नदियों का क्षेत्र भी मिलेगा, द्वीप समूह भी मिलेंगे और रेगिस्तान भी मिलेंगे। तो ये सारे भौतिक स्वरूप हैं, ये भारत में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तो कहाँ कौन सा क्षेत्र पाया जाता है और भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ से दूर फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। अब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि में भारत का भौतिक स्वरूप कितने भागों में बटा है? 5 भागों में। कौन कौन सा? पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत आप जानते ही हैं कि जो धरती से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उठे स्थलाकृतियाँ होती हैं, है ना, उसे पर्वत कहते हैं। मैदान क्या होता है? समतल क्षेत्र जो होता है वो मैदान होता है। मरुस्थल जहाँ पर डेजर्ट यानी कि बालू पाई जाती है, रेगिस्तान होता है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। और आप देख रहे हो पठार। पठार क्या होता है? जैसे जो मैदानी क्षेत्र है उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र से थोड़ा सा ऊंचा और पर्वतीय क्षेत्र से नीचे, यानी एक मेज जैसी स्थिति जो होती है वो पठार कहलाती है। और द्वीप समूह क्या होते हैं? स्थलाकृतियाँ, जो मैदानी क्षेत्र है या जो भूभाग है वो चारों तरफ से जल से घिरा होता है तो उसको हम द्वीप बोलते हैं, यानी बीच में स्थल और चारों तरफ से जल, उसको हम बोलते हैं द्वीप। ठीक है, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। जो हिमालय है ये बहुत पुराना नहीं है, ये नया बना हुआ पर्वत है, इसको कहते हैं नवीन पर्वत श्रृंखला, है ना। पर्वत कैसे बनते हैं? पर्वत क्या होता है कि जो हमारी धरती है, जो हमारे धरती पे स्थल भाग है, वो प्लेट्स होती हैं, है ना। 2 तरह की प्लेट जब आप हमेशा मूव करती रहती हैं और जब वो आपस में टकराती हैं तो टकराने वाली जगह पर कभी 2 प्लेटें टकराई तो जो उनमें हल्की होगी वो ऊपर हो जाएगी, जो भारी होगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी, तो वो एक कॉनिकल शेप बन जाएगा पहाड़, उसी की वजह से पहाड़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो यूरेशियन प्लेट थी, भारत के इस तरफ यूरेशिया है ना, तो यूरेशियन प्लेट और एशिया, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई और बीच में ये पहाड़ का निर्माण हुआ, इसलिए ये नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर मतलब इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं और पत्थर गिरते रहते हैं, है ना। और क्या है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। जो हिमालय है वो बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ है ना, तो बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से हमेशा इसके ऊपर क्या होता है, बर्फ जमी ही रहती है। हाँ, और जो हमेशा बर्फ जमी रहेगी और धीरे धीरे पिघलती रहेगी, तो जो वहाँ से हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनको सदा नीरा कहते हैं, यानी उसमें हमेशा आपको पानी मिलेगा। वो उसमें हमेशा, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब कहाँ से निकलती हैं? हिमालय पर्वत से। और हिमालय पर्वत पे हमेशा बर्फ जमी रहती है क्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, तो जो बर्फ है वो पिघलती रहती है और वहाँ से निकलने वाली नदियों में हमेशा पानी बना रहता है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हुए हैं। उत्तरी मैदान है
वो जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? निक्षेप माने आप जानते ही हो, जो इकट्ठा हो गया, ऊपर से आया हुआ छना हुआ भाग ना। जो नदियां हैं पर्वतों से निकल रही हैं, जब वो पर्वतों से बहती हैं तो वो रास्ते में अपने साथ बहुत सारे गाद, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आती हैं। हाँ, और जब वो नीचे आती हैं, जब पर्वतों से नीचे गिरती हैं तो वहाँ ढलान होता है, उनकी जो गति होती है वो तेज होती है, उनमें वेग होता है, उनमें शक्ति होती है। और जब वो जैसे जैसे मैदानी भागों में आती हैं उनमें उनकी गति धीमी हो जाती है, उनमें पावर कम हो जाती है। तो वो जो अपने साथ लाती हैं वो धीरे धीरे निक्षेपित करती जाती हैं। तो नीचे का जो उत्तरी मैदान होता है वो किससे बना होता है? उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना होता है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना होता है। कम ऊंची, जैसे मैंने बताया कि पठार कैसे होते हैं, मेज की आकृति के, ना पहाड़ की तरह बहुत ऊंचे होते हैं, ना मैदान की तरह समतल होते हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण। अब भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण हम देखेंगे कि कितने भागों में उसे बांटा गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भारत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला मतलब पर्वत नहीं है, वो सिर्फ पर्वत श्रृंखला है। आपने देखा, यहाँ मैंने आपको मैप में दिखाया कि ये हिमालय का जो पर्वत है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये सिंधु नदी के पास से शुरू होके ये पूरा कहाँ तक जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। यानी कि ये पूरी पर्वतों की श्रृंखला फैली हुई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सिर्फ एक पर्वत चोटी नहीं है, ये पूरी श्रृंखला है। ठीक है, ये एक पूरा क्षेत्र है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान आप देख रहे हैं पर्वत, ये क्या है? ये हम मैप में कैसे दिशाएं निर्धारित करते हैं। इस तरफ क्या होता है? उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो इधर जो एरिया है ये उत्तरी है। अब ये पहाड़ों के नीचे का क्या एरिया है? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, वही ये बता रहे हैं कि उत्तरी मैदान। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद, मैदान के नीचे आने के बाद ये जो बीच का हिस्सा है ये पठार है। ये ना मैदान की तरह निचला है, समतल है, और ना ही पहाड़ों की तरह बहुत ऊंचा है। अब क्या है? भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल आप जानते हैं राजस्थान में पूरा मरुस्थल है और कुछ गुजरात का एरिया लेके पूरा मरुस्थल है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है? जो ये हमारे तट है, ये वाले मैदान। ठीक, और द्वीप समूह। द्वीप समूह भी भारत के क्षेत्र में आते हैं। छोटे छोटे लक्षद्वीप है इस तरफ, और बहुत सारे हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो ये सब द्वीप समूह भी इस तरह भौगोलिक वितरण में आते हैं भारत के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है ना। भूगर्भीय रूप से यानी कि जैसे इसका निर्माण हुआ है उस हिसाब से ये युवा यानी कि नया ही पर्वत है, बहुत ज्यादा पुराना पर्वत नहीं है हिमालय। और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। पर्वत बनते कैसे हैं? जैसे दो प्लेट्स होती हैं, आपको पता है कि ये प्लेट जो हमारे जितने भी महाद्वीप हैं ये एक प्लेट है ना, प्लेट्स के हिसाब से हैं। तो दो प्लेटों के टकराने से आकृतियां बनती है। अब दो ये प्लेट पास आई, ये आपस में टकराई, तो अब क्या होगा? जब दो टकराएंगी या तो ये ऐसे टकराएंगी है ना, ऊपर नीचे हो जाएंगी, या ये वाली ऊपर हो जाएगी, ये वाली नीचे हो जाएगी, या दोनों ऐसे ऐसे हो जाएंगी है ना। तीनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? एक ऐसी पर्वत जैसी कॉनिकल जो है शेप बन रहा है। इस कॉनिकल शेप क्या है? यही तो शेप है हमारे पहाड़ों का है ना। तो इसी हिसाब से ये क्या है? बनावट की दृष्टिकोण से ये वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत यानी दो प्लेटें टकराई हैं, वहां पर ऐसे ऐसे करके ये पहाड़ बने हुए हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। अभी मैंने आपको बताया ही, यहाँ पर क्या है? सिंधु नदी है। हाँ, और ये सिंधु नदी से लेकर, ठीक है, ये सिंधु नदी आपको दिख रही है, इस सिंधु नदी से लेकर ये यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तक फैला होता है हमारा हिमालय पर्वत। अब क्या है? हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। ठीक है, एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। इसमें क्या है? बहुत ऊंचे नीचे और बहुत सारे अवरोध हैं। ठीक है, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देखिए तो ये क्या है? इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2400 किलोमीटर। और ये क्या है? एक अर्धवृत्त की तरह बना हुआ है ना। वही यहाँ बताया गया है कि ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं।
इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग कौन सा है हमारा, जो इस तरफ है वो पश्चिमी भाग है, और पूर्वी भाग में ज्यादा विविधता पाई जाती है, ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से, इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां क्या होती हैं, जो पहाड़ों के बीच की खाली जगह होती है उसको घाटियां कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में, सबसे उत्तरी मतलब जो सबसे यहाँ इस तरफ वाला एरिया है, इसको हम महान हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर होते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर, अच्छा ये वाले एरिया में क्या है, 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसी में पाए जाते हैं। बहुत ऊंचा है ये, जो हमारा सबसे जिसको बोलते हैं हिमाद्री भी बोलते हैं, जिसको महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। कौन से हिमालय, कुछ शिखरों के नाम यहाँ हमने दिए हैं। माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ता है, कंचनजंगा भारत में पड़ता है, मकालू नेपाल में पड़ता है, धौलागिरा नेपाल में पड़ता है, और नंगा पर्वत भारत में पड़ता है, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नामचाबरवा भारत में, और गुरुला मंदाता नेपाल में। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। असममित माने ऊंचा, मतलब कि कहीं खाई है, कहीं बहुत ऊंचाई है, इस तरह की। हाँ, हिमालय के इस भाग का कोट ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो ये पहाड़ हैं यहाँ वाले, वो मेनली किसके बने हुए हैं, ग्रेनाइट के बने हुए हैं। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ से बहुत सारी हिमानियाँ बहती हैं, वो नदियाँ बहती हैं, क्योंकि बर्फ हमेशा पिघलती रहती है, इस वजह से यहाँ से नदियाँ बहती रहती हैं। महान हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमाद्री के दक्षिण में, अब दक्षिण हमें बताया ही था, नीचे वाला एरिया क्या होता है, दक्षिण होता है। तो दक्षिण में जो है ये बता रहे हैं कि कैसा क्या है, निम्न हिमालय के नाम से पाया जाता है, या हिमाचल, हिमाचल इसी एरिया में तो होता है, तो हिमाचल को या निम्न हिमालय नाम से इस एरिया के हिमालय पर्वत को जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण किनसे हुआ है, मुख्यतः संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। यहाँ वाली मेन क्या था, ग्रेनाइट से बनी हुई थी। यहाँ वाली जो रूपांतरित शैलें हैं उनसे बनी हुई हैं, संपीड़ित यानी दबाव से बनी हुई है। ठीक है, इनकी ऊंचाई कितनी है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में क्या है, ये सारे पहाड़ी नगर स्थित हैं और यहाँ पर आप टूरिज्म के लिए भी लोग जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा जाना आसान होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत ऊंचे बहुत ज़्यादा नीची खाइयाँ या ये सब चीज़ें हैं। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जो सबसे बाहरी श्रृंखला है इस तरफ की, इसको क्या कहते हैं, शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच की होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर के बीच की है और जो ऊंचाई है 900 से 1100। आप देख रहे हो कि जो पहाड़ों की ऊंचाई है वो ऊपर से नीचे तक आने में धीरे धीरे घटती जा रही है। ठीक है, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। मैंने पहले ही बताया, जो हिमाद्री है ऊपर, जहाँ जो बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ है, उसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहां से हिमाद्री निकलती रहती है, धीरे धीरे पिघलती जाती है और यहाँ पर क्या धीरे धीरे आते आते जो नदियां, उनका वेग कम हो जाता है, वो अपने साथ जो बहा के लाती है वो धीरे धीरे यहाँ जमाने लगती हैं और इनसे इनका निर्माण हो रहा है संपीड़ित अवसादों से। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी होती हैं। ठीक है, जलोढ़ और बजरी वही है जो पहाड़ों से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब इसी में आपको दून मिलेगा, निम्न हिमालय में ही और शिवालिक के बीच में। जो ऊपर निम्न हिमालय है, नीचे शिवालिक की श्रेणियां, इसके बीच में जो एरिया होता है उसको दून कहते हैं। कौन कौन से दून, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब आपको नाम पता होने चाहिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व पर स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे आपने भी पढ़ा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपने पढ़ा कैसे कैसे बांटा गया है। अब क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ भी हम बांटे हैं, है ना। पूर्व इधर है, पश्चिम है। पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ कई नदियां हैं और नदियों के बीच का जो एरिया है उस हिसाब से इसको बांटा गया है। कैसे? उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु नदी के बीच में जो स्थित हिमालय भाग है उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। अब उसके बाद सतलुज और सिंधु, इनके बीच में पंजाब हिमालय है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर कश्मीर भी तो है, इसलिए इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है, सतलुज और सिंधु के बीच में पंजाब है। सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा स्थित है? कुमायूं हिमालय। ठीक। अब काली और तिस्ता नदी के बीच में क्या है? नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। ठीक है। तो हिमालय के ये कुछ क्षेत्रीय नाम है, मतलब कि वो जिस क्षेत्र में पड़ रहे हैं उस हिसाब से उनका नाम दे दिया गया है। जैसे कुमायूं में पड़ रहे हैं तो कुमायूं हिमालय, और नेपाल में पड़ रहे हैं तो नेपाल हिमालय। ठीक है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय जो है आपने देखा ही था, बंगाल की खाड़ी में जो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है वहां तक हिमालय पर्वत है, तो वो सबसे पूर्वी सीमा है वो उसकी। दिहांग महाखंड जो है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। पूर्व में वो ऐसे घूम जाता है और यहाँ पर पूरी जो पहाड़ी है वो एक कटाव बनाती है। ठीक है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और जो अवसादी सैल हैं से बनी होती है। किसकी बनी होती है? बलुआ पत्थरों की और अवसादी सैलों की बनी होती है। ये घने जंगलों से यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा, तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली होती हैं। इनमें बहुत सारी समानांतर श्रृंखलाएं भी होती हैं और घाटियां भी होती हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां इसमें शामिल हैं। अब उत्तरी मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। ठीक है। जो उत्तरी मैदान होता है, जो पहाड़ों से नदियां बहती हैं नीचे आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी को लेके आती हैं। तो वो जब मैदानी भाग में आती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है, वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी का वहां निक्षेपण शुरू कर देती हैं, उससे ही मैदान बनता है। ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है कि 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है। इनकी कई सारी सहायक नदियां भी हैं जिनसे ये पूरा उत्तरी मैदान बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा का है। जो जलोढ़ मृदा है, बहुत उपजाऊ होते, वो नदियों द्वारा लाई गई मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। क्यों यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है? क्योंकि ये समतल है, यहाँ नदियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है वो नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है। उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ कृषि की संभावना भी बहुत ज्यादा है। यहाँ आप बहुत अपनी आवश्यकता की चीजें, गेहूं, चावल, अनाज, कपास, ये सब उगा सकते हैं। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जनसंख्या सघन ही होगी, यहाँ पर ज्यादातर लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ रहना आसान है, बजाय पहाड़ों के, बजाय रेगिस्तान के, है ना। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर सभी चीजें अनुकूल होती हैं, इसकी वजह से यहाँ कृषि बहुत करने का बहुत स्कोप है, इसकी वजह से यहाँ जनसंख्या भी बहुत अधिक रहती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी रहती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। ये धाराएं वितरिकाएं कहलाती हैं। जैसे अब बहुत सारी नदियां जब ऊपर से आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाती हैं। यहाँ बहुत सारी मिट्टी जब इकट्ठा जाती है तो ये ऐसे ऐसे कई सारे
भागों में बढ़ जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वितरिकाएं। ये गाद की वजह से ये साइड साइड से निकल आती हैं, इन्हीं को बोलते हैं वितरिकाएं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा उपवर्ग? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि सिंधु नदी तो वहीं से आती है ना। आपने देखा है ना अभी मैप में कि भारत के बाहर से इसका उद्गम है। सिंधु तथा इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक होती है। मैदान के इस भाग, ये वाला जो भाग है, पंजाब वाला जो भाग है, इसमें दोआब बहुत अधिक होता है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच में जो स्थान होता है, यहाँ पर दिया हुआ है ना। दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, दो तथा आब का मतलब पानी। तो यहाँ पर पानी का मतलब वही नदियों के बीच में जो जगह है वो दोआब है। और पंजाब में भी पंज प्लस आब है। पंज मतलब यही 5 नदियां, इन्हीं का जिक्र किया गया है। ठीक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। गंगा का मैदान का विस्तार जो है घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच का मैदान है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। जो मैदान है वो बिल्कुल समतल होते हैं, इसमें कोई उच्चावच, कोई रुकावट, कोई खाड़ी वाड़ी नहीं होती है। ठीक है, ये सही नहीं है, ऐसा कहा जाता है लेकिन ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता होती है। क्या विविधता होती है? आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों के 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक पहाड़ भी आपने पढ़ा ना। सबसे जो दक्षिण में है वो शिवालिक है। सबसे नीचे वाला पहाड़ जो हिमालय का है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। ठीक है, वहाँ मेन जैसे पहाड़ से निकलती है नदियां, वहाँ गुटिका का निक्षेपण, बहुत ज्यादा निक्षेपण वहां पर होता है। इसे क्या कहते हैं? भाबर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं मतलब नदियां इस भाबर पट्टी में विलुप्त जाती हैं, क्योंकि ये बहुत मोटा होता है तो इसमें धीरे धीरे आके वो सब गायब हो जाती हैं। फिर इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं तथा नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसे तराई कहा जाता है। इसके दक्षिण में फिर ये निकल आती हैं साइड से और नम क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों वाला क्षेत्र होता है। यहाँ जो तराई क्षेत्र होता है वहाँ खूब घने जंगल होते हैं और वहाँ वन्य प्राणी भी खूब पाए जाते हैं। यह वन्य प्राणियों से भरे घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना होता है। जो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है, जो मेन भाग है, वो किससे बना हुआ है? पुराने जलोढ़ से। जलोढ़ क्या है? नदियों द्वारा लाया गया उपजाऊ मिट्टी है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होता है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो पुराना क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पर पुरानी मिट्टी होती है, उसे भांगर कहा जाता है, और जो नया क्षेत्र होता है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। प्रत्येक वर्ष भाई लगातार नदियां नीचे ला रही हैं, मिट्टी लगातार निर्माण हो रहा है, तो हमेशा नया क्षेत्र बनता रहता है, उसको खादर कहते हैं। और जो पुराना होता जाता है, जिसमें कंकड़ खाली बचा होता है और वो उपजाऊ भी इतना नहीं होता, उसको कहते हैं भांगर। ठीक है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। कौन? खादर, जो नई मिट्टी से बने होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार।